नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टॉप एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में स्टाफ नर्स को सौगात देंगे। दरअसल स्टाफ नर्स को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। 12 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज स्टाफ नर्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ये तमाम सौगात देते हुए नजर आएंगे। आज स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लोक भवन में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है। लोक भवन का जो सभागार है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी सौगात स्टाफ नर्स को आज दी जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी से जुड़ गए। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर? आज सभागार, लोक भवन सभागार जो है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्टाफ नर्स को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। स्वास्थ्य महकमे को मजबूत करने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं। कोविड के समय में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वो हालात बन गए थे कि स्टाफ जो था, मेडिकल स्टाफ, उसकी कमी थी, लेकिन उन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं स्थिति को संभाला गया था। तब से लगातार हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडिकल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती की जाए, जिससे कभी अगर दोबारा से ऐसी स्थिति बनती है तो उत्तर प्रदेश में उस स्थिति से उत्तर प्रदेश निपट सके। निश्चित तौर पर लोक सेवा आयोग के द्वारा स्टाफ नर्स की भर्ती वैकेंसी निकली थी, उसके बाद से उसकी भर्ती प्रक्रिया हुई जी, और फिर रिजल्ट आया। आज उसके नियुक्ति पत्र हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तमाम उन लोगों को बांटे जाएंगे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद सफलता पाई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को लगातार मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वो जब भी देखा जाता है कैबिनेट की बैठक होती है, तमाम ऐसे प्रस्ताव आते हैं जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होते हैं, क्योंकि पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रदेश हो, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर उसकी आगे की चीजें होती हैं, उनमें रुकावट आती है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी पर काम कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, और जब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो वहां के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं स्टाफ को पहले से ही तैयार किया जा रहा है कि जहां पर भी नए मेडिकल कॉलेज खुले, जैसे ही बन के तैयार हो तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पर स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाए, जिससे उस जिले के लोगों को राहत मिले। पिछले दिनों देखा गया तमाम जिले थे उत्तर प्रदेश के, चाहे हरदोई की बात कर लें या फिर बाराबंकी की बात कर लें, तमाम अन्य जगहों की बात कर लें, लगातार जो है नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, और वहां पर डॉक्टर्स की भर्ती तो सरकार वैकेंसीज के द्वारा पूरी की जा रही है या फिर आउटसोर्सिंग से पूरी की जा रही है। क्योंकि जिले में अक्सर देखा जाता है कि जब लोग परेशान होते हैं तो उनको लखनऊ या फिर बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश से कोई भी जिला हो वहां उनका खुद का मेडिकल कॉलेज हो, इलाज वहीं पर मिले। निश्चित तौर पर उसी के क्रम में कहीं ना कहीं ये कदम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी संख्या में स्टाफ नर्स होंगी, उनको जो है उस नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जी जी, इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? अश्विनी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं इस वक्त आज स्टाफ नर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बड़ी सौगात देंगे। सीएम स्टाफ नर्स को आज नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। 12 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का ये आयोजन आज रखा गया है। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर में आज बीजेपी सपा प्रत्याशी आज पर्चा भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना आज नामांकन करेंगे, और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इस नामांकन के दौरान वो शामिल होंगे। सपा प्रत्याशी आसिम रजा भी आज नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन आज होगा। आजम खान नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी भी आज नामांकन करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी भी रामपुर से आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर की लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी क्योंकि काफी कड़ी ये टक्कर इस बार देखने को मिलेगी आकाश सक्सेना और आसिम रजा के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा है प्रत्याशी के तौर पे, और वहीं समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को इस वक्त चुनावी मैदान में उतारा है। तो आज आजम खान भी इस नामांकन में शामिल होंगे। आसिम रजा जब नामांकन करेंगे तो इस दौरान आजम खान भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आजम खान की विधायकी जाने के बाद में ही ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद पे रामपुर से आसिम रजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना, जिन्होंने कई सारे केस दर्ज करवाए थे आजम खान के ऊपर और उन्हीं की वजह से वो इतने समय तक जेल में भी रहकर आए, तो सीधे तौर पर आकाश सक्सेना और आसिम रजा की ये टक्कर देखने को मिलेगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम खान इस वक्त जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है आज के इस नामांकन को लेकर? के अंदर आज बहुत खास रहने वाला है। खास इसलिए रहने वाला है कि आज 2 नामांकन होंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले नामांकन होगा और उसके बाद में समाजवादी पार्टी का होगा। और दोनों ही नामांकन में खास ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नामांकन कार्यक्रम में खुद मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहेंगे, तो दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के आसिम राजा का नामांकन होगा तो उसमें आजम खान मौजूद रहेंगे। ये दोनों ही चीजें बहुत खास और अहम है और आज की जो गर्माहट है वो बिल्कुल अलग रहेगी, क्योंकि आजम खान का जो गढ़ है आज उसमें चुनाव होने के लिए नामांकन होने जा रहा है। अगर इस चीज को हम देखेंगे तो आज पारा सियासी बहुत हाई रहने वाला है रामपुर का, और चूंकि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा रस्साकशी होगी और रस्साकशी के साथ ही जोर आजमाइश होगी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपना दम दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन करने की, जिसके लिए खुद मुख्तार अब्बास नकवी कल से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। तो आजम खान भी कहीं बाहर नहीं गए हैं, यहीं पर हैं और उन्होंने तो अपने हाथ में बागडोर संभाल ली है आसिम राजा को चुनाव लड़ाने की। तो जिस तरह से आज नामांकन होने वाला है, आज का दिन बहुत खास और अहम रहने वाला है। जी, आज जिस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, तो क्या समय रहेगा दोनों प्रत्याशियों के नामांकन का? जी बिल्कुल कृतिका, मैं बता दूं कि सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी कृष्णा बिहार आएंगे, जो कि खुद आकाश सक्सेना का घर है, जहां पर पूजा होगी, हवन होगा। उसके बाद जो है वो आने की तैयारी होगी। तो पूजा और हवन का जो समय रखा गया है वो 10 बजे का रखा गया है और नामांकन जो होगा वो लगभग 11 के आसपास होगा। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में 11 बजे ही एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें कार्यकर्ता शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मोहम्मद आजम खान साहब। उसके बाद में 2 बजे के लगभग नामांकन दाखिल होगा आसिम राजा का। तो ये जो टाइमिंग है बिल्कुल फिक्स है और इस टाइमिंग के हिसाब से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी और समाजवादी पार्टी का नंबर दूसरा होगा। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो काफी कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि आकाश सक्सेना एक राजनीतिक दुश्मनी भी कहीं ना कहीं नजर आएगी इस बीच हमें, क्योंकि आजम खान को जेल भेजने के पीछे आकाश सक्सेना ही थे और इस बार वो खुद चुनावी मैदान में भी हैं और उनके सामने सीधी टक्कर होगी आसिम रजा से। कृतिका, बता दूं कि आजम खान को सलाखों के पीछे भेजने वाला जो शख्स है वो उसका नाम है आकाश कुमार सक्सेना, और उनके जितने भी मामले हैं ज्यादातर में आकाश कुमार सक्सेना वादी भी हैं और उसमें उन्होंने ही इनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो ये एक इनाम कह सकती है कृतिका कि ये जो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, उसका ये इनाम कह सकते हैं आप। तो ये जो है बहुत ही खास इनाम कहेंगे इसको, क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 52,000 वोटों के लगभग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना उस टाइम हारे थे और 52,000 के लगभग से ही वो आजम खान जीते थे। तो आज फिर वही टक्कर आमने सामने की है। इसमें कितना मार्जिन जीत का कम हो सकता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दुश्मन से दुश्मन टकरा रहा है, आजम खान का चेला टकरा रहा है आजम खान के दुश्मन से।
और राजनीतिक दुश्मन है आकाश कुमार सक्सेना आजम खां के, तो इनकी जो टक्कर है बहुत जबरदस्त है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा देगी इस सीट को हथियाने में और लेने में, क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था कृतिका, तो 7,000 वोटों से भारत भूषण गुप्ता चुनाव हारे थे, जो बहुत नजदीक से हारे थे। ये उसके बाद में जो आम चुनाव विधानसभा के हुए उसमें 50,000 से कहीं ज्यादा वोटों से भाजपा का प्रत्याशी हारा था। अब उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर से आकाश कुमार सक्सेना को टिकट दिया गया है, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह की तस्वीर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ेगी नहीं इस सीट को हथियाने में। तो वहीं दूसरी ओर ये भी मैं बता दूं कृतिका कि आजम खां की ये परंपरागत सीट है और 45 साल से आजम खां का इस पे कब्जा है, और वो आजम खां भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने गढ़ की अपनी इस सीट को छोड़े, जो उनकी प्रतिष्ठा की सीट है, जो उनकी इज्जत की सीट है, जो उनके मान सम्मान की सीट है। इस सीट को वो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कृतिका रामपुर के अंदर। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इस सीट पर काफी कड़ी टक्कर तो होगी ही, और आप भी तमाम लोगों से आप हर रोज बातचीत करते होंगे चाय की चौपाल पर भी और नॉर्मली भी, तो ऐसे में क्या नजर आता है, आबोहवा कैसी है? जी देखिए, अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल जुदा है। इसके बीच में एक फैक्टर है कृतिका, मैं आपको समझा दूं कि एक तरफ पक्ष हो गया, दूसरी तरफ विपक्ष, लेकिन एक बीच का जो वोटर है वो वोटर बिल्कुल वोट करना नहीं चाहता। इस बार वो कहता है कि हम थक चुके हैं। 6 साल में 4 उपचुनाव होना रामपुर के ऊपर थोप दिए गए। ये 4 उपचुनाव जो थोपे गए हैं, इससे आम आदमी इतना परेशान हुआ है कि उसने अपना बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार वो अगर जाएगा भी तो नोटा पे बटन दबा देगा। इतना खफा और इतना नाराज है वोटर कि लगातार जो ये उपचुनाव हो रहे हैं इससे परेशान हो चुकी है जनता। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिस तरह से रामपुर में बर्बाद हो रहा है, ये टैक्स पेयर का पैसा जिस तरह से रामपुर में बर्बाद हो रहा है, इससे वोटर बहुत सख्त नाराज है कृतिका। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये पक्ष और विपक्ष के दावे तो अपने अपने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को जीतना बिल्कुल टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि ये आजम खां की सीट है और आजम खां की सीट को जीतना मुश्किल है। तो ये चीज समझनी होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किस तरह से ले सकती है। हालांकि दावेदारों में डॉक्टर तनवीर खां के अलावा भारत भूषण गुप्ता भी शामिल थे, तो अभय कुमार गुप्ता जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे वो भी दौड़ में शामिल थे। इन सबको दरकिनार करते हुए कट्टर भाजपाई कह लीजिए या कट्टर हिंदूवादी नेता कह लीजिए, आकाश कुमार सक्सेना को टिकट देने के बाद मैदान में उतारा है। तो तस्वीर जो होगी वो थोड़ी सी जुदा होगी। इस बार जो है फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है मुझे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फहीम। तो इस बार वाकई काफी कड़ी टक्कर इस बार हमें देखने की मिलेगी। इस बार जो उपचुनाव हो रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन है। पूजा की मांग को लेकर आज कोर्ट में फैसला आएगा। नियमित पूजा अर्चना की इजाजत को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। एक धर्म विशेष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर भी फैसला आज ही आएगा और मामले पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक धर्म विशेष के प्रतिबंध को लेकर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। मामले पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुनाया गया। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो 2 दिन पहले सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद में अब आज कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला इसको लेकर सुनाता है। नियमित पूजा अर्चना को लेकर इजाजत को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी और साथ ही एक धर्म विशेष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग पर आज फैसला आ सकता है। और अगली खबर आगरा से, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आगरा में होगा 2023 का G20 शिखर सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन अगले साल जो है वो आगरा में होना है, जो इस बार इंडोनेशिया में हो रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। 1 दिसंबर से G20 से जुड़े कार्यक्रम भारत में शुरू हो जाएंगे। आगरा में ASI ने शिखर सम्मेलन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अगले साल जो है भारत इस G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
और इसका आयोजन आगरा में अगले साल रखा जाएगा। 9 और 10 सितंबर को आगरा में अगले साल ये कार्यक्रम होगा, जिसमें 20 देशों के नेता शिरकत करेंगे। 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बता दें कि 1 दिसंबर से G20 से जुड़े कार्यक्रम भारत में शुरू भी हो जाएंगे। कृष्णा त्यागी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए संवाददाता हमारे। कृष्णा, क्या कुछ ताजा अपडेट है? अगले साल भारत इसकी मेजबानी करेगा इस पूरे कार्यक्रम की, G20 शिखर सम्मेलन की, और खास बात यह है कि अगले साल आगरा में ही ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल कृतिका जी, मैं आपको बता दूं 20 देशों का ये सम्मेलन होगा। G20 जो सम्मेलन जो है, और इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री के साथ जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि आगरा में भी इस तरह का सितंबर में जो सम्मेलन होने जा रहा है, एक ऐसा सम्मेलन होगा जिसे देखने वाले जो ऐतिहासिक सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाएगा। तो निश्चित तौर से जो इसकी बात करें तो आगरा में इसकी तैयारी इस अभी से ही शुरू कर दी गई है। जो विश्व की धरोहर थी, जो ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, अन्य सभी इमारतों की बिल्कुल अभी से ही तैयारी कर दी गई है। और ये अब देखने वाली बात होगी कि वो सम्मेलन किस तरह का होगा, किस तरह का रूप दिया जाएगा, किस तरह की उस समय जो उस समय तैयारी देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कृष्णा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त तैयारी 1 दिसंबर से शुरू कर दी जाएंगी भारत में, कि G20 से जुड़े जितने भी कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। वहीं इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों के नेताओं ने मिसाइल हमले को लेकर चर्चा की। अमेरिका ने कहा कि हम नाटो के एक इंच क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं, जैसा पहले करते आ रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने सम्मेलन के अंतिम दिन अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करेगा। बता दें कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन भारत में कराया जाएगा, और इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह। और इसी के साथ अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस भीषण आग में लाखों का सामान भी जलकर राख हुआ है। दमकल की कई गाड़ियों ने इस भीषण आग पर काबू पाया है। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव की पूरी घटना इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस आग के पीछे वजह क्या रही, किन कारणों की वजह से ये आग लगी है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है।
देर रात ये आग लगी थी। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और तब जाकर इस भीषण आग पर काबू पाया गया। ये आग सिर्फ एक दुकान में लगी थी और एक दुकान से देखते ही देखते इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें, ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव की पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाल कुआं इलाके में ये ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगी। पूरे इलाके की बिजली सप्लाई को तुरंत ही बंद कर दिया गया। लाल कुआं इलाके में 6 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही। आग लगने से ट्रांसफार्मर और बिजली के उपकरण जलकर खाक हो गए। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर भी इस वक्त आप देखिए कितनी भीषण ये आग लगी थी और इस आग लगने की वजह से ही और कोई अनहोनी, कोई बड़ी घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बिजली सप्लाई को तुरंत ही बंद कर दिया गया और करीब 6 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही। अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर लोहे की बोर्ड से एक कार टकराई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के क्रू मेंबर की गाड़ी लोहे के बोर्ड से टकराई। हादसे में बोर्ड के पास सो रहा मजदूर घायल हो गया है। घायल मजदूर को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि मेरे प्यार की शादी पिक्चर की शूटिंग के लिए सामान लेकर जाया जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल घायल मजदूर को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मेरे प्यार की शादी पिक्चर की शूटिंग दरअसल चल रही है और इसी के लिए यह सामान लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। लोहे के बोर्ड से कार टकराई, जिसमें बोर्ड के पास सो रहे मजदूर इस वक्त घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर एटा से, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर बताया जा रहा है कि एक परिवार की शादी की खुशियां पहले ही दिन गम में बदल गईं। सुहागरात पर पति ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो उसके होश उड़ गए। पति ने जब अपनी पत्नी घूंघट उठाया तो वो किन्नर निकली, जिसके बाद परिजनों में हंगामा मच गया। फिलहाल पीड़ित ने दुल्हन और उसके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां तहसील प्रशासन ने आइस फैक्ट्री को सीज कर दिया। दरअसल बता दें कि प्रशासन ने आइस फैक्ट्री पर बिजली के बिल का 7,40,000 बकाया होने पर कुर्की की यह कार्रवाई की। कुर्की की गई आइस फैक्ट्री शहर के तिलक नगर इलाके में स्थित है और इतना ही नहीं, 2 अन्य बकायेदार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों पर बिजली बिल का लाखों का बकाया था। बिजली के एक बड़े बकायेदार हैं संतोष सिंह सन ऑफ कमलेश सिंह। उनके नाम 7,40,000 रुपए की बिजली की आरसी थी। तो इस आइस फैक्ट्री जो पीछे आप देख रहे हैं, इसी पे उन्होंने लिया था। इसमें वो इस आरसी के सापेक्ष उन्होंने पैसा नहीं जमा किया था, तो आज उनकी इस आइस फैक्ट्री को कुर्क किया गया है। इसके अलावा भी 2 बाकीदारों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिसमें एक 4 लाख के बाकीदार स्टाम्प ड्यूटी के हैं और 5 लाख रुपए के बिजली के बाकीदार हैं। उन लोगों को जेल पे भेजा गया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।